welcome to all of you in unique second year online lectures. लेक्चर्स माशाल्लाह मेरे बच्चे काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं। हम लोग तकरीबन लास्ट 2-3 चैप्टर्स हैं जो कुछ उसका हिस्सा ALP में शामिल है, उसके ऊपर है इस वक्त हम बेटा शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 27। इट इज़ डीलिंग विद व्हाट? मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। तो बेटा थ्योरेटिकल चैप्टर है, थ्योरी वाइज हमने इसको करना है। मुख्तलिफ इसमें चीज़ें दी हुई हैं और मुख्तलिफ अंदाज में चीज़ें एक्सप्लेंड हैं। हम एक एक करके बेटा इसको शुरू करेंगे और फिर इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहली बात, हेडिंग दी हुई है एनवायरनमेंट, एंड ऑल ऑफ यू नो इन द बायोलॉजी द स्टडी ऑफ द एनवायरनमेंट इज़ नोन एज इकोलॉजी। तो बेटा एनवायरनमेंट होता क्या है? इट इज़ अ ट्रायर ऑफ ऑल द रिसोर्सेस that are responsible for what? That are responsible for all the living as well as non-living components of the ecosystem। अब मेरा ख्याल है कि मेरे बच्चे चैप्टर 25 को पढ़ के आ रहे हैं तो उनको बहुत क्लियरली अंदाज़ा है कि लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को क्या बोलते हैं? बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। Living components are the biotic components and the non-living are the abiotic components of the ecosystem। ये हमारा बेटा पहला शॉर्ट है। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। बहुत आसान चैप्टर, बहुत ही सिंपल लिखा हुआ है सब कुछ इसमें, और सारा थ्योरी वाइज है, कंसेप्ट वाइज नहीं है कुछ भी। तो इट इज़ रियली वेरी इजी टू कंप्लीट इट ऑफ। तो मेरे बच्चों इसको एक सीक्वेंस में कर लेना। इसमें से 50% से ज़्यादा चैप्टर वैसे ही कटा हुआ है ALP में, ठीक। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन सी होती हैं? वो रिसोर्सेज जो बार बार इस्तेमाल हो सकें, जो कभी भी डिप्लीट ना हो। तो इसमें कुछ कीवर्ड्स क्या होंगे? कैन बी रीयूज्ड, नेवर डिप्लीटेड, ठीक है, डिप्लीट भी मत हो, बार बार इस्तेमाल हो सकें, और इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस। एयर, वाटर, ठीक है, अर्थ, ये इसकी मेन बेटा एग्जाम्पल्स आ गई इनएग्जॉस्टिबल या रिन्यूएबल की। अच्छा, सेकंड, अगर हम इसी को देखें, जब भी बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आए, आपके एग्ज़ाम्स बहुत नियर हैं, जब भी आप इसके शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार करें, इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है, सामने हमने कंपेयर करना। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? दे कांट बी रीयूज्ड, एक पॉइंट हो गया। सेकंड, दे आर डिप्लीटेड वंस यूज्ड। थर्ड, दे आर एग्जॉस्टिबल। और लास्ट, इसमें एग्जाम्पल क्या दोगे? कोल, फॉसिल फ्यूल्स एक्सेट्रा, ठीक है बेटा। ये आपका सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। आपको मैंने बना बेटा इसलिए दिया है कि सो दैट आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद बेटा बहुत सारी रिन्यूएबल रिसोर्सेज का जिक्र है। वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज जितनी भी बेटा यहाँ पे लिखी हुई वो सब कट चुकी हैं, ठीक है। और फिर हम जो है वो आगे बढ़ते हैं इसको लेकर, और हम बेसिकली यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक और है जो ALP में शामिल है, मैन एंड हिज इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट या मॉडिफिकेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। अच्छा, अब बेटे एज सच जो मैन की एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पैक्ट है और जो मॉडिफिकेशंस हैं उसके ऊपर कुछ ख़ास नहीं लिखा हुआ। मीन्स ये कि उसके अंदर कोई रिलेटेड एस्पेक्ट शामिल यहाँ पे नहीं है। इट्स अ सिंपल रीडिंग सॉर्ट ऑफ टॉपिक, जिसमें आप देखते हो कि इंसान कब से इस प्लेनेट पे है, क्या उसकी एवोल्यूशन हुई है, किस अंदाज में है। इसमें एज सच कोई शॉर्ट नहीं है, ठीक है। और इसमें हम जो है वो कोई शॉर्ट और लॉन्ग की तरफ नहीं जाएंगे। तो बेसिकली हम अब पहला लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का शुरू कर रहे हैं, जो जिसका नाम है डिफॉरेस्टेशन। थ्योरी वाइज है तो आप इसमें जो मेरे बच्चों ने मैट्रिक लेवल पे पढ़ा हुआ है वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं।
अच्छा, सबसे पहले जी व्हाट इज़ डिफॉरेस्टेशन? सबको पता है, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ इन अ सिंपल वर्ड इज़ रेफर टू एज डिफॉरेस्टेशन। बट अगर इसको अच्छे अंदाज में डेफिनेशन दें इसकी तो क्या होगी? क्लियरेंस ऑफ वास्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, फॉर गेटिंग टिम्बर, गेटिंग क्रॉप्स, ग्रेजिंग एक्सेट्रा इज़ कॉल्ड एज क्या? डिफॉरेस्टेशन। बेटा यूनिक नोट्स में इन टॉपिक्स को प्रॉपरली अरेंज करके इनके पॉइंट्स बनाए गए हैं, तो कोशिश ये करिएगा कि इनके प्रॉपर पॉइंट्स बनाकर फिर ही लिखें, ठीक है। अच्छा, डिफॉरेस्टेशन में सबसे पहले तो हो गई डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद बेटा इसमें क्या हो गया? कॉजेज़। व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ डिफॉरेस्टेशन? इंसान दरख्तों को क्यों काटता है? अब देखिए जनरल नॉलेज है, जितने मर्जी आपके जहन में बेटा पॉइंट्स आ जाएं आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर गेटिंग क्या? वुड, फॉर डूइंग व्हाट? क्या? एग्रीकल्चर, फॉर ग्रेजिंग ऑफ द एनिमल्स, फॉर क्या? अर्निंग मनी। बेटा ये 4 पॉइंट कम से कम जो हैं वो आपने डिफॉरेस्टेशन के कॉजेज़ के अंदर मुकम्मल करने हैं। क्लियर हुआ है बेटा? यानी कि अब आप इसकी हेडिंग्स बना रहे हैं कि किस अंदाज में आपने इसको अरेंज करना है और कैसे आपने इसको एक लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म देनी है। अच्छा, ये तो हो गया ये। अब ये सब कुछ जब हो जाएगा, ये जो मेन कॉजेज़ हैं इसके, और इसके बाद फिर हम देखेंगे इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स। अब गौर करिए कि हार्मफुल इफ़ेक्ट्स में क्या होगा? सॉइल इरोजन, ठीक, फर्स्ट वन, ज़मीन का कटाव। सेकंड, इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्लड। फिर बेटा क्लाइमेट चेंज, सीवियर क्लाइमेट चेंज। अच्छा बताएं वेदर और क्लाइमेट में क्या फ़र्क होता है? जी, वेदर शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस हैं और क्लाइमेट क्या है? ओवरऑल पैटर्न जो एग्जिस्ट करता है किसी भी इन्वायरमेंट में, उसको बोलते हैं क्लाइमेट। उर्दू में देखें तो क्लाइमेट है आबो हवा, सही, और वेदर है मौसम। अच्छा, इसके अलावा लैंडस्लाइडिंग हो सकती है दरख्त ना होने की वजह से, ठीक। इसके अलावा हैबिटेट लॉस हो सकता है। बेटे बताइएगा हैबिटेट क्या होता है? जी बेटा, हैबिटेट वो जगह जहाँ पे कोई इंडिविजुअल एग्जिस्ट करता है उसको उसका हैबिटेट बोलते हैं। तो हैबिटेट का लॉस भी हो जाएगा, ठीक। और सडन चांसेस ऑफ ड्राउट भी हो सकते हैं, कहत खुश्क साली भी हो सकती है, ठीक। और इसके अलावा देखें काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। अगर आए ना तो बोर्ड में बेटा हेडिंग्स बना के लिखना। हेडिंग्स बना के बेशक एक लाइन इसमें लिख दो या ना लिखो तब भी ठीक है। और उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग भी यू कैन से, ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा, इसके अलावा बेटे कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे एक वर्ड है एफॉरेस्टेशन। What is that? Afforestation. It is the establishment of new forests where no forests were present previously is called afforestation. इसके अलावा क्या है? Reforestation. What is बेटा reforestation? It is replantation of the trees. Reforestation. It is replantation. इसका मतलब ये हुआ, एग्जाम्पल सिंपल ले लें कि मरी के जंगलात में बेटा आग लग गई है, तो आग लगने से क्या हो रहा है कि ऊपर दरख्त, उसके पत्ते, हर चीज़ जल गई है। तो क्या होगा, अब सिनेरियो क्या बनेगा कि जो नीचे वाली साइड के ऊपर सारा एग्जिस्ट कर रहा होगा दरख्तों की जड़ें और उनके स्टम्प्स, वहाँ से कुछ अरसे बाद दोबारा कोंपलें खिलना शुरू हो जाएंगी। अल्लाह का निज़ाम है, यानी कि इस अंदाज में दोबारा जंगल जो है वो आबाद होना शुरू हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? रीफॉरेस्टेशन। ओके बेटे, ये आपका एक तरह से एक लॉन्ग क्वेश्चन पूरा हो गया। बहुत ही सिंपल, जनरल नॉलेज अपनी तरफ से ऐड बेशक कर लें, लेकिन हेडिंग्स वगैरह इस अंदाज में इसको फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट, बोर्ड में 2017 में लॉन्ग क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट्स इन डिटेल। अच्छा, फॉरेस्ट जंगलात से हम हासिल क्या क्या करते हैं, ज़रा इसके ना मेन पॉइंट्स पे गौर करें। बुक में तो एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, आपको इसके पॉइंट्स बनवा रहा हूँ। पहला पॉइंट क्या होगा? प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दूसरा बेटे क्या होगा? फ्रूट्स हासिल कर रहे हैं। देन
थर्ड क्या होगा, रेगुलेशन ऑफ वाटर फ्लो, क्योंकि दरख्त जो है ना बेटे वो सैलाब के असरात को भी रोक लेते हैं। देन वी गेट टिम्बर, जलाने वाली लकड़ी भी हासिल होती है अगर इत्दाल पे काटी जाए तो, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा दरख्तों को काटा जाए तो उसके फिर तबाहकुन असरात होते हैं। वी गेट मेडिसिन्स, वी गेट हर्ब्स, वी गेट हनी, शहद, जो बेशुमार बीमारियों का इलाज है, खांसी और इस तरह से। और इसके अलावा जो बेटा ट्रीज़ हैं, दे एक्ट एज इन्वायरमेंटल बफर्स। अच्छा, ये क्या होता है, ये बेटा शॉर्ट भी है बोर्ड का, वाई आर ट्रीज कॉल्ड एज इन्वायरमेंटल बफर्स। अच्छा, इसमें जी है बेसिकली कि रीजन्स विद हाई रेनफॉल आर सूटेबल फॉर ट्री ग्रोथ, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल बफर्स। ये हैवी रेनफॉल को इंटरसेप्ट करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वाटर को जो है वो स्टेडली फ्लो और रिलीज़ करवाते हैं। इसकी तरह क्या होता है इससे कि जो एकदम सैलाब का या बहुत ज़्यादा पानी का ख़तरा होता है बेटा वो ख़त्म हो जाता है और पानी एक सीक्वेंस में, एक फ़्लो में चलता रहता है। ये आपके पास इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट के हवाले से पॉइंट हो गया। अच्छा, इसके अलावा फॉरेस्ट आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ व्हाट, बायोडाइवर्सिटी, ऑल ऑफ यू नो इट। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे आपको हर किस्म की डाइवर्सिटी नज़र आती है। और इसके अलावा फॉरेस्ट बेटे हमारे क्लाइमेट को मेंटेन करने में भी रोल प्ले करते हैं। 1980s में छांगा मांगा एक बहुत अच्छा जंगल था जो लाहौर के करीब था, लेकिन अब वहाँ पे कुछ नहीं है, सब दरख्त काट लिए गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपने हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करने में कोई कसर किसी किस्म की नहीं छोड़ी। ठीक। अच्छा बेटे, बोर्ड में 2017 में ही एक और लॉन्ग क्वेश्चन आया था, व्हाट इज़ ओजोन डिप्लीशन एंड हाउ ओजोन इज़ डिप्लीटेड। बाकी हिस्सा बेटा ALP में कटा हुआ है, वो आप फिर सिलेबस भी साथ साथ देख लीजिएगा। और इसके साथ ही मेरा नंबर भी फ्लैश हो रहा होगा, यूनिक का ऑफिशियल नंबर, उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कॉल करके पूछ भी सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा ओरिएंट करते हैं पोल्यूशन से। व्हाट इज़ पोल्यूशन? पोल्यूशन इज़ बी फाउलिंग ऑफ द इन्वायरमेंट। ये मेरा ख्याल केमिस्ट्री की मैट्रिक लेवल की भी डेफिनेशन यही है। बी फाउलिंग ऑफ द इन्वायरमेंट से मुराद होती है इन्वायरमेंट को गंदा करना। अब वो इन्वायरमेंट बेटा जब गंदा होता जाता है ड्यू टू सर्टन ह्यूमन एक्टिविटीज़, जैसे हम धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को कंट्रोल नहीं कर रहे, हम कूड़ा जलाते हैं एज अ नेशन, हम जगह जगह जो गंदगी के ढेर होते हैं वहाँ पे आग लगा देते हैं, और रिक्शे चल रहे हैं लाहौर में, और ओवरऑल तो इन सब से जो धुआं निकल रहा है वो बहुत बड़ी सोर्स है मुख्तलिफ़ किस्म की पॉल्यूशंस की। आप जैसे एग्जांपल ले लें वाटर पॉल्यूशन, तो बेटा वाटर पॉल्यूशन में क्या होता है, बेशुमार अपना जो कॉलोनीज़ हैं वो अपना सीवेज का वेस्ट पाइप जो है वो दरियाए रावी में एम्प्टी करती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे भी पॉल्यूशन बनना शुरू हो जाती है और एक्वेटिक लाइफ मरना शुरू हो जाती है। अब हमारा यहाँ पे आज का टॉपिक क्या है, व्हाट इज़ एयर पॉल्यूशन, गिव द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लेशन। ठीक, ओजोन डिप्लेशन के ऊपर हमने बात करनी है। तो ओजोन बेटा क्या होती है, सबसे पहले एयर पॉल्यूशन क्या होती है। एयर पॉल्यूशन इज़ एनीथिंग दैट इज़ हार्मफुल टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इज़ प्रेजेंट इन द एयर इज़ कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। यहाँ पे आपकी नॉलेज में बेटा इजाफा करूँ, AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स को बोलते हैं। स्मॉग के दिनों में अक्टूबर नवंबर में AQI जो था इट वाज अप्रॉक्सीमेटली यू कैन से 400 इसकी वैल्यू थी। नॉर्मल वैल्यू इसकी होती है 75 से 100, कुछ केसेस में 150। अगर इससे ज़्यादा वैल्यू हो जाए तो ये एक्सट्रीम पॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जो ज़ाहिर है एक तबाहकुन अमल है। ठीक है, तो ये इसके हवाले से था कि एयर पॉल्यूशन इज़ ऑल्सो अ वेरी डेंजरस सॉर्ट ऑफ इफेक्ट दैट इज़ डिस्ट्रॉइंग ऑल द पॉपुलेशन एज वेल एज द इफ़ेक्ट्स ऑफ इट। अच्छा, अब हम एयर पॉल्यूशन को लिंक करते हैं ओजोन के साथ। सबसे पहले बताएं कि ओजोन होता क्या है। O3, it is ozone, the isotopic form of oxygen. It is a layer of atmosphere, ये इसकी डेफिनेशन है किताब में, extending from क्या 10 to 50 किलोमीटर्स above the earth। ठीक है, 10 से 50 किलोमीटर अबव द अर्थ ये एग्जिस्ट करता है, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। एंड ये करता क्या है, फिल्टर मोस्ट ऑफ द
यूवी रेज दैट आर कमिंग टूवर्ड्स द अर्थ। एक पॉइंट हो गया। ये क्या है? इट इज़ हाईली एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव भी है और ब्लोइश भी है कलर में, और इसके अलावा रिएक्टिव भी है। ठीक, एक्सप्लोसिव भी है, ब्लू भी है, रिएक्टिव भी है, और ये सब असरात ये शो कर रहा होता है। अच्छा, ओजोन, जब ओजोन बन जाती है तो इससे क्या होता है कि एनवायरनमेंट के ऊपर हार्मफुल रेज नहीं आ सकती, और यू नो वेरी वेल कि यूवी रेज आर द बिगेस्ट सोर्स ऑफ टू थिंग्स, नंबर 1 स्किन कैंसर और कैटरैक्ट, राइट। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं बेटे ओजोन होल की तरफ। याद रखिएगा, जब भी ओजोन लेयर डिप्लीट होती है, डिप्लीशन मीन्स क्या, ख़राब होती है या इसमें होल क्रिएट होता है, तो इसके शदीद किस्म के बुरे असरात होते हैं। अब बात सिर्फ इतनी है कि ओजोन लेयर क्यों बन रहा है, कॉजेस। सबसे पहला कॉज क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFCS, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के लेवल की बढ़ने की वजह से ओजोन में ये होल क्रिएट हो रहा है। ये गैसेस कहाँ पे प्रोड्यूस हो रही हैं? ये लाइन बुक की बेटा मार्क कर लें। दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम द ACs इन आवर होम, ऑफिसेज, व्हीकल्स एंड रेफ्रिजरेटर्स। एज CFCS राइज टू द एटमोसफियर, UV रेज कॉज क्लोरीन टू द रिलीज। अब ये क्लोरीन क्या होता है? क्लोरीन डिस्ट्रॉयज द ओजोन मॉलिक्यूल्स। दैट इज़ अ वेरी गुड MCQ ऑल्सो फॉर द बोर्ड। ये चैप्टर बेटे MCAT में शामिल नहीं है, ये बड़े सिंपल चैप्टर हैं, तो इसके अंदर जो चीज़ें शामिल हैं वो आप एक अंदाज में कर रहे हैं इस वक्त मेरे साथ। अच्छा, और फिर 1987 में केमिस्ट्री में आपने पढ़ा हुआ है, साइंटिस्ट जा रहे थे तो उनको एंटार्क्टिका के ऊपर एक ओजोन होल नज़र आया। पहला सवाल मैं अक्सर क्लासेस में पूछता हूँ कि ओजोन होल तो बेसिकली इंडिया पे या पाकिस्तान पे होना चाहिए था, जहाँ पे गंदगी सबसे ज़्यादा है, पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा है। तो एंटार्क्टिका पे तो रह ही कुछ नहीं रहा, वहाँ पे तो कोई लाइफ ही एग्जिस्ट नहीं करती, वहाँ पे होल क्यों बन रहा है? उसकी वजह है कि जब भी ये केमिकल्स ऊपर इकट्ठे होते हैं तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से और डेंसिटी की वजह से ये मूव कर जाती है सारा केमिकल लेस डेंसर एरियाज़ में। यानी कि ये सारा जाके बेटा कहाँ इकट्ठा हो जाता है? ये बेसिकली इकट्ठा हो जाता है जाके सारे का सारा उस जगह पे जहाँ पे कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, और वहाँ पे होल बन गया। उस होल की वजह से जब उन लोगों ने ये देखा तो क्या होगा, वहाँ से डेफिनेटली एक तो हीट ज़्यादा आएगी और यूवी रेज ज़्यादा आएंगे, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, और मैंने पहले बोला कि दो इफ़ेक्ट्स होंगे, स्किन कैंसर और कैटरैक्ट। ये दो इफ़ेक्ट्स भी साथ साथ आपने देख लेने हैं कि ये इफ़ेक्ट्स भी कॉज होना शुरू हो जाएंगे। और इनके सबसे जो थर्ड इफेक्ट होगा इंसानी लाइफ के अलावा, इट कैन इफेक्ट द क्रॉप्स, प्लांट, ट्रीज एंड इवन मेरीन प्लैंक्टन एंड डिस्टॉर्ट द वेदर पैटर्न्स। व्हाट डज दैट मीन, डिस्टॉर्ट द वेदर पैटर्न्स? वेदर पैटर्न्स को ख़राब करते चले जाएंगे, यानी कि उसके अंदर प्रॉब्लम्स में इजाफा होता जाएगा। नेक्स्ट जी, लॉन्ग क्वेश्चन है और आसान सा है बिल्कुल। The name of it is Note on Greenhouse Effect. I guess all of you know it very well. ये केमिस्ट्री का भी आपका मैट्रिक लेवल का टॉपिक था, जिसको खैर से मेरे बच्चे याद करके आते थे और इसको मुकम्मल करते थे। टॉपिक का नाम है ग्रीन हाउस इफेक्ट। या ग्लोबल वार्मिंग। ठीक, what is that? It is warming of the earth's surface due to, यानी कि बेसिकली ये है इंक्रीज इन टेम्परेचर या वार्मिंग ऑफ द अर्थ सरफेस ड्यू टू entrapment of large amount of CO2 in the environment, ठीक है, या in the atmosphere। अच्छा, जब ये बड़ी मिकदार में जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इकट्ठी होना शुरू हो जाती है तो फिर क्या होता है? व्हाट नेक्स्ट इज़ कि लाइट रेज जो हैं वो अब देखो आ गई, अब ये क्या करेगी, ये थिक ब्लैंकेट बना लेगी इन्वायरमेंट पे। कौन? CO2, जिसकी वजह से क्या होगा, डजंट अलाउ
IR rays टू गो बैक। अब इससे बेटा क्या होगा, जब इंफ्रारेड रेडिएशंस वापस नहीं जाएंगी, व्हाट नेक्स्ट देन, इट विल लीड टू व्हाट, इट विल लीड टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो गौर करिए, यहाँ से यहाँ तक सफ़र में टेम्परेचर बढ़ गया, किस तरह बढ़ा वो आपने इसको डिफ़ाइन करना है। ये जो CO2 की लेयर है ये ग्रीन हाउस की शीट की तरह एक्ट करेगी और फिर यहाँ पे ये सब लेयर जमा होती चली जाएगी। कॉजेज़ क्या हैं इसके, कॉजेज़ आर ओवर अर्बनाइजेशन, शहरी इलाकों में बहुत ज़्यादा असरात और इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस होना। देन डिफॉरेस्टेशन, ठीक। देन इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ओवर अर्बनाइजेशन हो जाएगी, शहरी इलाकों में जो शदीद स्मोक वाली गाड़ियाँ वो CO2 एक्सेस में भेजेंगी। डिफॉरेस्टेशन, ट्रीज़ आपको पता है इन्वायरमेंटल बफर्स हैं, उनकी भी कमी या ज़्यादती की वजह से प्रॉब्लम आएगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से भी अगेन मसाइल शुरू हो जाएंगे। और इस सब की वजह से क्या होगा, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या हैं इसके, मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स प्लस ग्लेशियर्स। क्यों बेटा, टेम्परेचर बढ़ रहा है जिसकी वजह से बर्फ़ के बड़े बड़े ब्लॉक, पहाड़, तोदे ये बेटा मेल्ट होते जा रहे हैं, ठीक। इसके अलावा इसकी जो और इफ़ेक्ट्स हैं जिसकी वजह से क्या होगा, फ्लड्स ज़्यादा आएंगे, वेदर पैटर्न चेंज हो जाएगा, शदीद गर्मी और शदीद सर्दी के असरात भी। जैसे पाकिस्तान में पिछले साल से लेकर अब तक वेदर पैटर्न बहुत ही डिफरेंट है और ये ग्लोबल वेदर पैटर्न में जो चेंजेस हैं उसकी वजह बेटा ये आ रहा है, ठीक है। नाउ एक टेबल सा बना हुआ है, कह रहा है डिस्क्राइब वेरियस एयर पोल्यूटेंट्स, ठीक है, अलॉन्ग विद देयर हार्मफुल इफ़ेक्ट्स। ये मैं सिर्फ आपके लिए पढ़ रहा हूँ, ये कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, किताब में एक टेबल ही बना हुआ है, उस टेबल को ही फॉलो करना है हमने। जैसे इसमें पहला CFCS, एरोसोल स्प्रेज। एरोसोल स्प्रेज क्या होते हैं, एरोसोल स्प्रेज से क्या मुराद है, ये वो स्प्रेज हैं, ये वो प्रेशराइज्ड कंटेनर्स हैं जिनके अंदर आप समझ लो ये भरा होता है सारा, जैसे शेविंग जेल्स हैं, शेविंग फोम्स हैं। एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स में, रेफ्रिजरेटर्स वगैरह में भी ये मामला है। थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर, ग्लोबल वार्मिंग भी कॉज करते हैं। SO2 सेकंड है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये आती कहाँ से, पावर स्टेशन से और फॉसिल फ्यूल से, ठीक। अच्छा, अब बेटा क्या होता है कि ये एसिड रेन कॉज करती है, ब्रीथिंग डिसऑर्डर कॉज करती है, लंग कैंसर। लेड कंपाउंड्स, लेड पॉइजनिंग, ब्रेन डैमेज और फॉरेस्ट डिक्लाइन कॉज करते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो है वो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये चीज़ें। और लास्ट CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओडरलेस गैस होती है। MCQ बहुत अच्छा है बोर्ड में, इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ कार्बोनेट और कार्बन कंटेनिंग सिगरेट स्मोक से होती है। ये हेडेक, ब्रेन डैमेज, डेथ ये कॉज करती है। व्हाट इज़ एसिड रेन, डिस्क्राइब इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स। ये बोर्ड का बहुत अच्छा लॉन्ग है और बहुत ही सिंपल भी है क्योंकि मेरे बच्चों ने ये केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है। अगर ये आ जाए तो इसको डिफाइन मेरे बेटे कैसे करना है। द रेन विच कंटेन्स ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन मिक्स्ड विद वाटर वेपर्स टू फॉर्म क्या, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, sulfurous acid is referred to as acid rain, ठीक है। नाइट्रिक, नाइट्रस, सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरस, इसको सारे को क्या बोलते हो, एसिड रेन। अच्छा, दिस इज ड्यू टू व्हाट, द ओवरलोडिंग ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर साइकिल्स। इसके अलावा इस एसिड रेन की वजह से होता क्या है, एसिड रेन डैमेजेस लाइफ इन लेक्स, फॉर्म्स। और इसकी सबसे पहले कॉज अगर मैं पूछूं जी, वजूहात क्या हैं इसकी, कॉज पोल्यूशन, एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स,
ये सब इसके बेटा मेन इफ़ेक्ट्स, ठीक। अच्छा, कॉजेज़ हो गए। देन हमारे पास है कि इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या हैं। बेटे कुछ किताब में पॉइंट बने हुए हैं, मैं पढ़ दूंगा आपको अभी नॉलेज के लिए भी और वैसे भी, लेकिन एक दफ़ा हेडिंग्स सही बना लेनी है अगर ये बोर्ड में आता है तो। और ये इक्वेशन जो HNO2 HNO3 वाली बेशक लिख दें या सिंपली लिख दें नाइट्रस एंड नाइट्रस एसिड, वो भी ठीक होगा। पॉइंट्स, नंबर 1, इट डैमेजेस लाइफ इन लेक्स, फार्म्स, फॉरेस्ट। इट्स जो है इफ़ेक्ट्स द ड्रेनिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल ऑल्सो, और न्यूट्रिएंट्स को वॉश आउट करवा देती है, जैसे कैल्शियम है, पोटेशियम है। डीकम्पोजर्स और माइक्रोब्स को मार देती है। प्लांट्स में पॉइजनिंग हो जाती है। और फाइनली जो स्टोन कैंसर वाला पॉइंट है वो भी बोर्ड के MCQ, जैसे ताजमहल के ऊपर जब भी ये तेज़ाबी बारिश हुई है उसकी वजह से उसका जो स्टोन था वो करोड हो गया। अच्छा बेटा, व्हाट इज़ वाटर पोल्यूशन? वाटर पोल्यूशन तो तकरीबन सारा कटा हुआ है, शामिल नहीं है, लेकिन इसमें यूट्रोफिकेशन या एल्गल ब्लूम जो है वो 2015 में बोर्ड का लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। अब ये कैसे करना है, मैं डिफ़ाइन सबसे पहले करवा दूँ यूट्रोफिकेशन को। यूट्रोफिकेशन और यूनिक नोट्स को इसमें कंसल्ट कीजिएगा, उसमें मैंने पॉइंट्स बना दिए हैं, वो 4-5 पॉइंट्स हैं, ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पे शामिल हैं। दिस इज़ अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ एक्सेसिव इनरिचमेंट ऑफ वाटर विद द न्यूट्रिएंट्स बाय विच लार्ज अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिक मैटर ग्रोज इन द वाटर, ठीक है। लेक्स स्लोली डेवलप लार्ज कंसनट्रेशन ऑफ एक्वेटिक प्लांट लाइफ विच डिकेज। नेक्स्ट, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव स्पीडेड अप द नेचुरल प्रोसेस। किस तरह? मुख्तलिफ़ चीज़ों से। नंबर 1, कॉजेज़ में अगर देखें तो एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स, यूज़ ऑफ डिटर्जेंट्स, ठीक है, एक्सेसिव डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल, एक्सक्रीटा वेस्ट मटेरियल्स का शामिल हो जाना, फॉस्फेट्स का यहाँ पे इकट्ठे हो जाना, राइट। ये सब चीज़ें मिलकर जो है वो बना देते हैं, ये एक सिनेरियो क्रिएट कर देती हैं, जिसमें अगर गौर करो तो ये बेटे इधर देखो, ये फ़र्ज़ करो एक ऊपर लेयर बन गई, ये नीचे सारा लेक है, दिस इज़ लेक, लेकिन इसके ऊपर ये लेयर आ गया। इस लेयर को क्या बोलते हैं? एल्गल ब्लूम। अगर कभी गांव में जाके छप्पड़ देखा हो तो उसके ऊपर एक ग्रीन लेयर बनी होती है, वो एल्गल ब्लूम होती है। अब अगर ये बेटा लेयर बन जाए तो क्या होगा? ये लेयर होगी अंदर, ये ऑक्सीजन को नहीं जाने देगी, तो अंदर फिर बेटा कौन से ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करेंगे? सिर्फ एनारोबिक, एरोबिक एग्जिस्ट नहीं कर सकते। गेटिंग माई पॉइंट? और फिर वो ज़्यादातर डीकम्पोजर्स ही होंगे जो एग्जिस्ट करेंगे, और आपको पता ही है प्रिंसिपल डीकम्पोजर्स 2 तरह के होते हैं, एक बैक्टीरिया और दूसरा फंजाई। ओके, तो बेटा टेक इट एज अ लॉन्ग क्वेश्चन एंड डेफिनेटली डू इट। लास्ट शॉर्ट ऑफ द चैप्टर इज व्हाट आर इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, व्हाट आर इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल्स। केमिकल वेस्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री को बोलते हैं इफ्लुएंट्स, और ये जो वेस्ट मटेरियल होते हैं जो फैक्ट्रीज खारिज करती हैं उसमें ऑयल, टॉक्सिक मटेरियल्स, केमिकल्स और हार्मफुल लिक्विड्स वगैरह भी शामिल होते हैं। इसके आगे जो बेटे फर्टिलाइजर्स वगैरह वो भी कटा हुआ है, हेल्थ और डिजीज़ का एक टॉपिक है वो भी कटा हुआ है। अच्छा, कुछ MCQs हैं। ओजोन मॉलिक्यूल इज़ बिल्ड अप बाय एडिंग 3 एटम्स ऑफ व्हाट? ऑक्सीजन, ये आपने कर लेना है। और स्टोन कैंसर इज़ अ रिजल्ट ऑफ क्या बेटा? एयर पॉल्यूशन, क्योंकि डेफिनेटली वो एसिड रेन या एयर पॉल्यूशन के इफेक्ट से है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एनवायरमेंटल बफर? द आंसर टू दैट इज़ ट्री। और इसमें जो है वो ऑप्शंस तो 2016 में बोर्ड में आया था, इसमें ऑप्शंस ही डेजर्ट, ग्रासलैंड, कम्युनिटी और ट्री, तो गो फॉर द ट्री। इसके अलावा है एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स राइज टू द एटमॉस्फेयर, UV रेज रिलीज व्हाट? क्लोरीन, and 1 chlorine atom is very reactive, it can destroy about 50,000 ozone molecules, a box is given। और इसके अलावा बेटे ऐसा सच कोई चीज़ शामिल नहीं है इसके अंदर, जो चीज़ें शामिल हैं वो आपको करवा दी गई हैं। और लास्ट बात है इसमें, न्यूट्रिएंट साइकिल क्या होती है? न्यूट्रिएंट साइकिल वो होती है जो 3 बेटा चीज़ों के ऊपर असर करती है। मैंने टॉपिक के शुरू में बताया था, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो न्यूट्रिएंट साइकिल क्या है? जो बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट्स के अंदर घूमती चली जाती है। इसमें जो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं वही इन सर्कल होते हैं और वही साइकिल फिर होते चले जाते हैं। तो न्यूट्रिएंट साइकिल का बैलेंस अपसेट करने के लिए
ऑल ऑफ़ द फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल। और इसके अलावा बेटे तकरीबन ज़्यादातर MCQs कटे हुए हैं। चैप्टर को यूनिक नोट से ALP का सिलेबस सामने रख के तैयार कीजिएगा, सो दैट मेरे बच्चों को ये हर लिहाज से क्लियर हो जाए। बहुत आसान चैप्टर है, कंसेप्ट लेस चैप्टर है, सिर्फ थ्योरी है और रीडिंग का चैप्टर है। पॉइंट्स आपकी सहूलत के लिए बोर्ड के ऊपर बना दिए हैं, एक दफ़ा इनको ज़रूर देखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 24 के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।